बात का एहसास भी दिया कि बहुत लंबे समय के बाद में ये मुलाकात हुई है और इलाके के अंदर बहुत सारी परेशानियां इस दौरान रही, जिसे देश और प्रदेश और दुनिया सबको झेलना पड़ा है। मैं फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक महामारी कोरोना नाम की जो इस देश और दुनिया में आई, उस सारी परेशानी के बावजूद मेहनत के लोग उससे काफ़ी अछूते रहे। ये इन लोगों की मेहनत थी या इन लोगों का भाग्य, क्योंकि दुनिया के सारे कार्यक्रमों को इस कोरोना बीमारी ने शिथिल कर दिया था। आपने देखा कि न केवल कार्य करने के कार्यालय बल्कि धार्मिक स्थलों तक दुनिया के बंद कर दिए गए। बहुत से लोग इस बात को सोच भी नहीं पाए, क्या कभी दुनिया के अंदर इस तरह की बीमारी किसी को देखने के लिए मिली। कहा जाता है कि 1918 में एक किसी तरह की एपिडेमिक आई थी जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से कहा जाता था, लेकिन 1918 यानी 102 साल 3 साल पहले की इस बीमारी का बहुत कम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी सुना भी हो। लेकिन आज इस परिस्थिति के अंदर आपने सबसे जूझते हुए हिम्मत और हौसले से सारे सावधानियों के बावजूद आपने जिस तरह से मुकाबला किया, मैं पूरे क्षेत्र के लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दूसरा दोस्तों, 24 अक्टूबर को वो सौभाग्यशाली दिन था जबकि आपके दिए हुए आशीर्वाद के बाद आपने चौथी बार हरियाणा विधानसभा में मुझे चुनकर भेजने का मौका दिया। मैं उसके लिए भी आपका कोटि कोटि दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, राजनीति के अंदर सरकारें आती हैं चली जाती हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, कुर्सियाँ आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जिस तरह की परेशानी इस राज्य में इस कुर्सी के बाद, इस सत्ता के बाद इस आम जनता को झेलनी पड़ रही है, वो अपने आप में एक ऐसी है। जैसे मेरे से पहले वक्ता भाई अनिल ने बहुत विस्तार से बताई, एडवोकेट साथी भाई शैलेंद्र ने आज की वर्तमान किसान समस्या के बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों को बताई। जहाँ सत्ता कहते हैं सर पर चली जाती है तो उसका प्रजातांत्रिक स्वरूप खत्म हो जाता है। और मैं समझता हूँ इस सरकार के पिछले 7 साल के अंदर सत्ता सर पर बैठ चुकी है। इनको आम आदमी की परेशानी नजर नहीं आती कि आम आदमी किस बात से पीड़ित है। अरे इस देश की 70% जनता किसान के कार्य पर निर्भर करती है, चाहे वो किसान स्वयं हो या किसान के साथ मिलकर के कार्य करने वाला मजदूर या उसके साथ में जुड़े हुए व्यापार करने वाला आड़ती भाई। उन सब समस्याओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया। आज पूरे देश के अंदर चारों तरफ से किसानों की एक आवाज उठी हुई है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सारी बातों के बीच इस बात की बहुत बड़ी चर्चा थी। बहुत से लोग कहते थे, हम भी कभी जाते थे तो वो एक ही बात कहते थे कि ये सरकार किसान की बात को क्यों नहीं सुनना चाहती। भाई हम तो एक बात कहते हैं कि जब सरकार कहती है कि हमने किसान के हित के लिए कानून बनाया है और किसान कहता है क्योंकि आपने 3 बातें सुनी, 3 कानून सुने, ये हमारे हित की बात नहीं है, तो आप उसको खत्म कर दें। आपको क्या दिक्कत है इस बात के अंदर? जो चीज़ आप किसान के लिए देना चाहते हैं, जो चीज़ आज इस जनता के लिए देना चाहते हैं, जो किसान के साथ में जनता की भलाई के लिए देना चाहते हैं और किसान कहता है कि मेरी इसमें भलाई नहीं है, तो बेटर ये है कि उसको आप खत्म कर दें। लेकिन ये सरकार उसके गुणों को बताना चाहती है, अवगुणों को छुपाना चाहती है। अवगुण क्या क्या है वो अभी एक साथी ने आपको बताया, लेकिन 1-2 चीजें जो आम आदमी को प्रभावित करती हैं वो मैं भी बताना चाहता हूँ आपको। उसके बाद में अपनी लोकल जो बातें और समस्याएं उनके बारे में जिक्र करेंगे। और फिर भाई एक और मेरा निवेदन है आपसे कि सारे भाई जितने यहाँ हैं और जो बाहर भी खड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि प्रजातंत्र में कहते हैं सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत। आज कोई नेता कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसे एक दिन इस जनता की अदालत में अवश्य आना पड़ेगा अगर उसका प्रजातंत्र में विश्वास है। अगर वो तानाशाह है तो उसे आपकी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है और उस देश के हर नागरिक की उसको जरूरत है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि यहाँ से एक कार्यक्रम है, एक विरोध प्रदर्शन का। विरोध किस बात का वो हम बताएंगे चंद क्षणों के अंदर। उससे पहले मैं आपको 3 बातें इस काले कानून के बारे में कहना चाहता हूँ कि भाई सच्चाई की बात तो ये है कि पहला कानून तो जो
एसेंशियल कमोडिटीज का बताया कि पहले शर्तें होती थी कि कोई आदमी एक लिमिट से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का स्टॉक करेगा तो कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। आपने देखा होगा ज़्यादा चीनी की बोरियां इकट्ठी